नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट में। आज ये 17वीं सीरीज है जिसमें हम लोग अति संभावित प्रश्न और उनकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। लगभग 30 प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न और सामान्य हिंदी दोनों के ही प्रश्न शामिल हैं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक कथन है और एक कारण है। तो कथन क्या कहता है? विशेषण हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कथन बिल्कुल ही सही है क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के बिना नहीं हो सकता है। अब जो है आपको मुख्य रूप से जो है कारण पर विचार करना है कि क्या विशेषण का उपयोग संज्ञा और सर्वनाम के बिना भी हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि विशेषण का कार्य ही है कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, इसलिए कारण भी सही दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला उत्तर सही होगा। कथन कारण दोनों सही हैं और आपस में जो एक दूसरे की व्याख्या है वो सही तरीके से कर रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के बिना विशेषण का अस्तित्व लगभग नगण्य है। अतः कथन व कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीला मास्क, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप देख रहे हैं नीला यानी जो है ये किसी मास्क के रंग के बारे में बता रहा है। और रंग जो है किस तरह के विशेषण में आता है? रंग जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अर्थों में किया जाता है? तो कल जो है एक अनेकार्थी शब्द है, इसके कई तरह के अर्थ निकलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मशीन, तो आपने शब्द सुना होगा कल पुर्जे यानी मशीन के पुर्जे यानी मशीन के में इसको किया जा सकता है। फिर कल जो है बीता हुआ दिन, उसको भी कल कहते हैं। सुख भी जो है कल का जो है एक अनेकार्थी शब्द है, लेकिन कलंक इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3 व 4 यानी B ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कल शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे मशीन, सुख, बीता दिन, आने वाला दिन, लेकिन कलंक शब्द का प्रयोग जो है कल के संदर्भ में कहीं पर भी नहीं होता है। अगला प्रश्न। विद्रुम किसका पर्यायवाची शब्द है? बिजली का है या बादल का है या पत्ता का है या प्रवाल का है? तो विद्रुम जो है ये प्रवाल का पर्यायवाची शब्द है। D ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। प्रवाल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? मूंगा, रक्तांग,
लतामणि, रक्तमणि, विद्रुम और प्रवाल, ये सभी जो है प्रवाल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्पों में बिजली भी दिया था, बिजली के देखते हैं। चपला, विद्युत, चंचला, तड़ित, दामिनी और सौदामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। नीरद, मेघ, घन, पयोधर, जलद। पत्ता के पर्यायवाची दल, पर्ण, पल्लव, द्रुमदल, पान, पत्र और किसलय, ये सभी पत्ता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है, तो उसका हमको चयन करना है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? लोमासा क्या है? एक जो है तत्सम शब्द है। वर्षा भी तत्सम है, श्राप भी तत्सम है। लौंग शब्द जो है तद्भव है, और लौंग का जो है तत्सम क्या होता है? लवंग होता है। फिर लोमासा, वर्षा और श्राप, ये तीनों तत्सम शब्द जो थे, इनके तद्भव क्या होंगे? तो लोमासा जो है किसका जो है तत्सम होता है? लोमड़ी का होता है। इसी प्रकार से बरसात का जो है वर्षा तत्सम होता है, और शाप या शराप, इसका जो है तत्सम शब्द क्या होता है? श्राप होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? यानी जितने भी हैं तीनों शब्द ये तद्भव हैं, एक समान। तो इसमें अगर आप जो देखेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। भल्ला, मकड़ी और यद्यपि, ये तीनों ही क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम शब्दों को भी देखते हैं। भल्ला का सबसे पहले देखते हैं। भल्ला का जो है भद्र होता है, मकड़ी का जो है मरकटी होता है, और यद्यपि जो शब्द है इसका जो है यद्यपि का जो है यद्यपि होता है। तो ये जो है तत्सम तद्भव इसका हो गया। कुछ अन्य शब्दों को यहाँ पर देखते हैं जो विकल्प में थे। मदोन्मत्त, तो इसका तद्भव क्या होगा? मतवाला। भ्रमर का भौरा, पद्म का पदम, निपुण का निपुण, दूरवा का दूब, ग्रामीण का जो है तद्भव क्या होगा? गंवार होगा। इसी तरह से कास का जो है खासी होगा, आर्य का आरज होगा, और आखेट का अहेर होगा। अगला प्रश्न, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द इसमें क्या होगा? तो माता पिता के द्वारा जो है जो पुत्र या पुत्री के लिए प्रेम की भावना होती है उसको हम क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो तीनों को हमको क्रम से पढ़ना है और क्रम से ही ढूंढना है। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? आशुतोष, जो हमारे दो विकल्पों में दिया हुआ है, यानी ए और बी में से ही जो है हमारा एक सही आंसर होगा, क्योंकि पहले स्थान पर वही दिया है। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे, तो ईश्वर में विश्वास कौन रखता है? आस्तिक, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। और जो इंद्रियों के पहुंच के परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इंद्रियातीत। इस तरह से बी जो है 100% इससे मैच करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो कथन दिए हुए हैं, उसको हमको बताना है कि वो कथन और उसका कारण है कि कथन और उसका उदाहरण है, या दोनों ही गलत हैं। तो पहला पढ़ते हैं, किसी भाषा के एक प्रकार की स्थिति के लिए शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शब्द विशेष का प्रचलन होता है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब हम विलोम शब्दों की बात करते हैं तो उसका अर्थ जो है उसी तरीके से और उसी शैली में जो है उसका विपरीत अर्थ बताया जाता है। उसके लिए जो है विशिष्ट शब्द होते हैं। तो जो है ये बिल्कुल सही कथन है। आनंद के लिए हर्ष शब्द प्रचलित है, और इसके विपरीत स्थिति का बोध कराने के लिए शोक शब्द प्रचलित है। यानी हर्ष का जो है विलोम क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो ये किस तरह का उदाहरण हुआ? एक कथन है और जो है दूसरा वाक्य जो है उसका उदाहरण है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोम की दृष्टि से एक वर्ग इसमें अशुद्ध है। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं तब ये जो है हमको पता चलेगा। विधि का विलोम क्या होता है? निषेध होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं हो सकता है। स्वतंत्र का विलोम भी परतंत्र होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगला जो है क्या है? औपचारिक। औपचारिक का विलोम क्या प्राकृतिक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। औपचारिक का विलोम क्या होता है? अनौपचारिक होता है। यानी इसमें से केवल 3 जो है ये गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और औपचारिक का जो है उपयुक्त विलोम जो होता है अनौपचारिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी हलंत की दृष्टि से शुद्ध है?
तो इसमें हलंत की दृष्टि से देखना चाहिए हमको कि किसमें हलंत लगना चाहिए था, किसमें नहीं लगना चाहिए था। फिलहाल जो है परिषद, तो ये सही कैसे लिखते हैं, इसमें हलंत लगा होना चाहिए था। भाषाविद में भी हलंत लगा होना चाहिए था। उद्घाटन में हलंत की आवश्यकता नहीं है, और एकत्र में जो है हलंत नहीं लगना चाहिए था। यानी सही क्या है, उद्घाटन, इसमें हलंत नहीं लगेगा। तो वर्तनी की दृष्टि से सी ऑप्शन सही है। इनको कैसे सही लिखा जाए देख लीजिए। परिषद को परिषद यानी दा में हलंत लगेगा, भाषाविद में भी दा में हलंत लगेगा, और एकत्र में त्रा पर हलंत नहीं होता है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, रा आ रहा है। और हलंत जो है क्या होते हैं, हलंत जो है अर्ध व्यंजन को बताने के लिए यूज होता है। एकत्र जो है सीधे सीधे से इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से वाक्य सही है नहीं है। यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, यानी अशुद्ध वाक्य को हमको पकड़ना है। तो मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, तो मीरा आप देख सकते हैं क्या है, एक स्त्रीलिंग जो है शब्द है, और यहाँ पर कवि लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कवित्री आना चाहिए था। तो पहला भी सेंटेंस गलत हो गया। आप और मैंने मिलकर यह काम किया, ये भी गलत है। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, ये भी गलत है। तीनों ही जो है यहाँ पर गलत हैं सेंटेंस। सही कैसे होंगे, मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री है, आपने और मैंने मिलकर यह काम किया। और प्रश्न में क्या दिया हुआ था, आप और मैंने दिया था, जबकि क्या होगा, आपने और मैंने मिलकर यह काम किया। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता, ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न में क्या था, यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। तो इस तरह से ये तीनों ही सेंटेंस के करेक्शन यहाँ पर हो गए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमको मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो संविधान में है उसके बारे में इन कथनों का परीक्षण करना है। एक एक करके देखेंगे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को और विदेशियों सब पर लागू होते हैं। तो आप जानते हैं केवल नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बने हैं, विदेशियों से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी पहला कथन जो है गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से जो है लिए गए हैं, यानी जो है जो अविघटित रूस था जो है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, किंतु 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो मूल संविधान में मूल रूप से जो है 10 कर्तव्यों को ही शामिल किया था, भले ही अब उसकी संख्या बढ़ गई है। तो कथन 3 जो है यहाँ पर ठीक है। लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है जो आपको कहता हो कि आप लोक चुनाव में मतदान करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 1, 2 तथा 4 ये गलत हैं, बाकी केवल 3 जो है यहाँ पर सही है। अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम संपूर्णता से जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं। लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों जो कि अनुच्छेद 51 का में दिया है इसमें शामिल नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है तथा इससे संबंधित प्राविधान संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, 11 है। ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे, ये भी जो है हमारा कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो अंतिम जोड़ा गया है मूल कर्तव्य, वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जो मूलतः जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और उनके प्राविधान दिए गए हैं जिनका हमको यहाँ पर सुमेलन करना है। तो एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 40 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में आदेश देता है। फिर 42 में क्या है? 42 जो है प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। उसके बाद अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। और 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्राविधान इसमें दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधानों को करता है। अतः विकल्प जो ए जो है सही ढंग से सुमेलित है। अगला प्रश्न, अजात शत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक किसने शासन किया था? तो अजात शत्रु के बाद किसने शासन किया था? उदयन ने, या इसको कहीं कहीं उदयन भी लिखा जाता है। तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो है अजात शत्रु मगध का शासक बना था, जिसने कब तक शासन किया है? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। और अजात शत्रु के बाद उसका जो है उदयन शासक बना और 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और इसी ने जो है पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य या उसकी राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला थी, ठीक है ये। दक्षिणापथ की जो है सुवर्णगिरी थी और प्राची या मध्य प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। लेकिन कलिंग की राजधानी उज्जैन नहीं थी। कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलिंग की राजधानी जो है तोसाली थी, इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कलिंग की राजधानी तोसाली थी और उज्जैन जो है अवंती की राजधानी थी या अवंतिका की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलंबिया, कोलोराडो, पिडमांट व अलास्का, ये सभी क्या हैं? ये सभी पठार हैं। कोलंबिया, कोलोराडो, पिडमांट और अलास्का का यूकान पठार, इसको किस देश में आप देख सकते हैं, यानी ये किस देश में स्थित है? सीधा सा जो है प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित पठारों के नाम हैं। और यूएसए में कौन कौन से हैं? एक तो कोलंबिया पठार हो गया, ओजार्क भी यहीं पर है, कोलोराडो है, पिडमांट का पठार है, ग्रेट बेसिन पठार है और अलास्का यूकान पठार भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार की सबसे लंबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी उसका उद्गम स्थल क्या है? तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नाइल रिवर या नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील अफ्रीका से। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। इसकी लंबाई जो है 6670 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद जो है अफ्रीका में जो है बांध भी बहुत फेमस हैं नदियों पे बने हुए, जिनसे प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। तो एक एक करके कुछ बांध देखते हैं, विश्व के जो बड़े बड़े बांध हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में आस्वान बांध स्थित है, ये नील नदी पर ही स्थित है और सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध द्वारा नदी के बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी होता है। आस्वान बांध हमने देख लिया नील नदी पर है और ये किस देश में पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। जिनपिंग वन बांध ये कहाँ पर है? यालोंग नदी पर है जो कि चाइना पे है। फिर थ्री गॉर्जेस डैम ये यांगत्से नदी पर है जो कि चाइना में है।
न्यूरेक बांध जो है बक्स नदी पर है, तजाकिस्तान में स्थित है ये। इटाइपू बांध जो है कहाँ पर है, पराना में है। और ये कहाँ कहाँ पर, ब्राज़ील और पराग्वे में जो है फैला हुआ है। हूवर बांध जो है कोलोराडो नदी पर है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के संबंध में सही नहीं है? तो सारे कथनों को पढ़ते हैं एक एक करके। ये सीधी रेखा में चलती है तथा स्फुरदीप्त यानी फास्फोरोसेंस की घटना को उत्पन्न करती है। ठीक है बिल्कुल। ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ये भी जो है कथन ठीक है। कैथोड किरणों की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी। ये बिल्कुल गलत है। हेनरी बेकुरल द्वारा कैथोड की जो खोज नहीं की गई थी। इसके एक वैज्ञानिक थे विलियम क्रुक्स, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला कथन क्या है, इनका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 गुना होता है। तो ये भी कथन ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, यानी कैथोड किरणों की खोज जो है सर विलियम क्रुक्स ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्पीज एक बीमारी है और आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, ये कैसी बीमारी है, एक वायरल बीमारी है। तो हर्पीज बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर्पीज से जो है हमारी स्किन प्रभावित होती है, यानी त्वचा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। हर्पीज नामक विषाणु के द्वारा हर्पीज बीमारी से त्वचा में सूजन आ जाती है। अब हम कुछ वायरल जो है डिजीजेस को देखते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जिसको साधारण जुकाम कहते हैं, डेंगू, हर्पीज, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जिसको हिंदी में संक्रामी यकृत शोथ कहेंगे, फिर मीजल्स जिसको हिंदी में मसूरिका कहते हैं, मम्स जिसको हिंदी में कन्फेड कहते हैं, फिर स्मॉल पॉक्स, फिर लिफेरोग्रोलोमा वेनेरियम, जल संक्रास जिसको हिंदी में हम लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं, हाइड्रोफोबिया, और ट्रैकोमा जो आँखों की बीमारी है जिसको नेत्र में रोहें कहते हैं। तो ये सभी जो है कैसी बीमारी हैं, ये सभी जो है विषाणुओं यानी वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। जेनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन डीसी में है? तो विश्व बैंक का जो है मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ग्रेटर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह सदस्य देशों की दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास जो है यूएसए से हैं। तो यही जो है इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है? तो एक एक करके चेक करते हैं। तजाकिस्तान एससीओ का सदस्य देश है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, अफगानिस्तान जो है एससीओ का सदस्य देश नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्ष 1996 में संघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। फिर वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 15 जून सन 2001 को हुई थी, जब संघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया था। एससीओ एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग यानी चाइना में है। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में संघाई के एक शिखर सम्मेलन में ही जो है एससीओ की स्थापना की थी। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया ये सभी वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक देश हैं, यानी इसके जो है सदस्य देश नहीं, पर्यवेक्षक की कैटेगरी में है। बाद में जो है पर्यवेक्षक देशों में से ही लोग सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान भी जो है इस समूह के पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया था
और दोनों ही देशों को 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत जो है एससीओ का सदस्य कब बना या पूर्ण सदस्य कब बना, तो आपके उत्तर क्या होगा, 2017। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस का एक नया पद बनाया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं ये हमको बताना है। तो 15 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन की घोषणा की थी। बिल्कुल सही कथन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे ऊपर का होता है, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के ऊपर भी जो है सबसे बड़ा पद है जो तीनों सेनाओं के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो ये भी कथन ठीक हो गया। पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के लिए संचालित हुई थी? तो काफ़ी फेमस है क्योंकि ये भारत की पहली जो है कारपोरेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। तो इसका जो सबसे पहला परिचालन हुआ था, जो सबसे पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो है लखनऊ से नई दिल्ली। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर रवाना किया था। ये भारत की पहली कारपोरेट ट्रेन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य यानी बेसिक कार्य नहीं है, जो मूल काम उसका नहीं है? इनपुट को स्वीकार करना ये उसका काम है, डेटा को स्टोर करना ये भी उसका काम है, डेटा को स्वीकार करना और उसको प्रोसेस करना ये भी उसका काम है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये स्कैनर का काम है, ये उसका काम नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स का प्रयोग जो है किस पीढ़ी में यानी कंप्यूटर की किस जनरेशन में शुरू हुआ था? तो ये जो है आईसी का जो प्रयोग है ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और उनसे संबंधित उपलब्धियाँ देखते हैं। तो पहली पीढ़ी जो 1942 से 1955 मानी जाती है, इसमें जो है निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक मानी जाती है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हुआ। तीसरी पीढ़ी और उन्नत हो गई 1965 से 74, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स का प्रयोग शुरू हो गया। चौथी पीढ़ी 1975 से अब तक जो है चल रही है, जिसमें VLSI का प्रयोग हो रहा है। और पांचवी पीढ़ी जो है जो वर्तमान में चल रही है ये ULSI का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों का फुल फॉर्म जानना भी जरूरी है। VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और USLI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाने वाला नृत्य का नाम क्या है? तो प्रश्न का जो उत्तर है वो सीधे विकल्पों में उसी तरह से दिख रहा है, पाई डंडा। ये नृत्य जो है ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो है कौन से हैं? रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। क्षेत्र वाइज इनका क्या डिवीजन है, जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है। बुंदेलखंड में देखते हैं तो बुंदेलखंड में जो है देवी नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य, ये सभी नृत्य होते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में धोबिया, कटघोड़वा, धीवर नृत्य, पासी नृत्य, नटवरी और नकटौरा नृत्य, ये सभी जो पूर्वांचल के हैं। अवध क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कलाबाजी, पासी और जुगनी नृत्य। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख नृत्य रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य और घड़ा नृत्य, ये सभी जो है ब्रज क्षेत्र के जो है प्रमुख नृत्यों के नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का है, कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए।
तो बांदा में है, बहराइच में है, या खीरी में है, या वाराणसी में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके अलावा किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, और रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये बांदा में है। अगला प्रश्न, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन सी? तो पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली पहली अभिनेत्री का नाम बताना है। प्रियंका चोपड़ा, या सुष्मिता सेन, या नरगिस दत्त, या देविका रानी, इनमें से आपको चुनना है। तो पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। सुष्मिता सेन के साथ क्या जो है जुड़ा हुआ है? ये पहली मिस यूनिवर्स थी जो है, और भारत की तरफ से। और देविका रानी जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध धाविका हिमा दास का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनके बारे में पूछा भी गया था एक प्रश्न कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो उसका सही जवाब था हिमा दास। और ढींग एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो असम में एक जगह का नाम है, और असम जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारतीय धाविका हिमा दास का संबंध असम राज्य से है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर आपने साथ ही साथ जो है उत्तर दिए हैं, इसको एक टेस्ट के भांति लिया है, मॉक टेस्ट की तरह, तो निश्चित रूप से जो है आप अपना स्कोर बता सकते हैं। कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने प्रयास किया है, यही आपके लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नियमित रूप से इसको देखिए, प्रश्न के उत्तर को भी याद रखिए, साथ में उसकी व्याख्या को भी जो है उससे भी नोट्स बनाते चलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।